स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। मतदाताओं को रिझाया, अब चुनाव और फिर रिजल्ट का इंतजार। सत्ता में विराजमान बीजेपी सहित सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को लेकर बेसब्री से इंतजार रहेगा। वजह साफ है, क्योंकि ये उपचुनाव यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का आईना होगा और ये उपचुनाव प्रदेश के सभी दलों को विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति बनाने में मदद करेगा। मतदाताओं को रिझाने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की निगाहें कल होने वाले चुनाव पर हैं और उसके बाद आने वाले परिणाम पर। लेकिन परीक्षा से पहले कैसी रही सियासी दलों की तैयारी, ये जानने की आज कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। जी हां, उपचुनाव के मैदान में गेंद अब जनता के पाले में है, आपके पाले में है। मंगलवार को मतदान है और ऐसे में अब तक की तैयारियां और तेवरों को देखें तो सबके अपने अपने दावे हैं। और आज महाबहस, महापंचायत इसी मुद्दों पर और इसी दावों पर परखने के लिए कि आखिर किसमें कितना है दम। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हीरो वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जिशान हैदर कांग्रेस से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रतन मणिलाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजनीतिक विश्लेषक हैं MH खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। किसमें कितना है दम, हालांकि तय तो जनता करेगी, लेकिन फिर भी तैयारियां कैसी हैं? परीक्षा की घड़ी नजदीक है। देखिए, परीक्षा में जितना जो कुछ परीक्षार्थी को लिखना पढ़ना था वो तो काम हो गया। बिल्कुल। अब कल परीक्षक अंक देगा और 10 तारीख को परिणाम की घोषणा होगी कि इम्तिहान में आप कहां खड़े थे। स्वाभाविक है, हर पार्टी परिणाम से पहले तक यही कहती है कि हमारे पक्ष में एक व्यापक लहर है, जन समर्थन का जनज्वार हमारे पीछे है। कहना भी चाहिए, युद्ध के दौरान किसी पक्ष की सेना ये कभी नहीं कहती कि हम पराजय के लिए युद्ध लड़ रहे। लेकिन हां, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं जो ये बताते हैं कि इस युद्ध में या इस परीक्षा में किसकी संभावना कहां खड़े होने की है। बिल्कुल। उसी पर राजनीतिक टीका टिप्पणी होती है। मोटे तौर पर मुझे लगता है किसी भी चुनाव में पहले 2 स्थान पर आने वाले दलों की भूमिका अलग चमकती है। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वालों की स्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। और जिन भी लोगों को राजनीतिक अनुभव है, चुनावी व्यवस्था का जिन्होंने नजदीक से मूल्यांकन किया है, वो इस बात को मोटे तौर पर समझ जाते हैं। राजनीतिक दल भी समझ जाते हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि ये कह पाना मुश्किल होता है, इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, इतना निकट का संघर्ष होता है कि आपको ये कहना मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है कि अल्टीमेटली जीतेगा कौन। लेकिन फर्स्ट सेकंड कौन, ये 2 दल कौन होंगे जो पहले दूसरे स्थान के लिए लड़ेंगे, ये मोटे तौर पर समझ आता है। और ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण, एक तो देश भर में कल 56 बाय इलेक्शंस के लिए वोट पड़ेंगे, तो मूड ऑफ द कंट्री भी समझ में आता है। बिहार विधानसभा के लिए भी कल वोट पड़ेंगे दूसरे चरण के 19 जिलों में, वहां से भी चीजें समझ आती हैं। और 10 तारीख तो आप मानकर चलिए कि मेगा डेट है। बिल्कुल। 10 तारीख को बिहार का जनादेश आएगा। वो भारत की खासतौर पर हिंदी पट्टी की राजनीतिक परिस्थितियों पर एक बड़ी टिप्पणी करेगा जनादेश। और उत्तर प्रदेश भी चूंकि बहुत नजदीक है विधानसभा चुनाव के, तो वहां के परिणाम भी मोटी मोटी आउटलाइन जरूर ड्रॉ करेंगे कि 22 में किसकी तैयारी कितनी, कौन कहां खड़ा हो सकता है। मैं सकता शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली पीपल्स मैंडेट विल प्रिवेल, जनता का जनादेश प्रिवेल करता है। मैं बात तो भारतीय जनता पार्टी से शुरू करूंगा।
भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और इसलिए भी दांव पर है दूसरा कारण कि इन 7 में से 6 सीटें उसके पास थीं। अगर वो 6 सीटें रिटेन करती है तो माना जाएगा ना खोया ना पाया। 7 की 7 जीतती है तो माना जाएगा 1 पाया। और अगर 6 से कम जीतती है तो भाजपा के लिए जो टिप्पणी होगी वो ये होगी, भाजपा ने क्या अपना जनाधार खोना शुरू कर दिया। हीरो वाजपेयी इस व्याख्या से सहमत है? आपकी चुनौती ज्यादा है, 6 सीटें आपके पास ये ऑलरेडी हैं जी, और आप सरकार में हैं, जी, यानी 6 की 6 जीतते हैं तो आप ना बढ़त पे ना घटत पे, लेकिन एक भी सीट कम हो गई तो व्याख्या दूसरी होगी। हीरो वाजपेयी, देखिए आपने जो कहा कि कल परीक्षा में बैठना है और कल परीक्षक मार्क्स देंगे और 10 को रिजल्ट आएगा, तो ये बात मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की परीक्षा है। अगर हम 6 की 6 सीटें जीते तो 99% रिजल्ट है। अगर हम एक बढ़ा लिए तो 100 में 100 नंबर आएंगे और अगर घटे तो ये जरूर माना जाएगा कि कुछ पढ़ाई लिखाई कम की है हमने, जिस वजह से नंबर कम आए। तो ये बात से मैं आपके पूर्णतया सहमत हूं कि कल का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए उस विद्यार्थी की तरह है जिसको सब कुछ पढ़ लिखने के बाद भी क्वेश्चन वो चाहिए जिसमें कि पूर्णांक प्राप्त कर सके। तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि कल वो 100 में 100 नंबर लाने का प्रयत्न करे, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर कोई पार्टी जमीन तक पहुंची, जनता तक पहुंची या चुनाव में लोगों का सामना करने की हैसियत जुटा पाई जमीन पर जाकर, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। नेतृत्व जमीन पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए मेरी एक कामना है कि कल के प्रश्न पत्र में 100 के 100 नंबर भारतीय जनता पार्टी को मिले और हम पूरे 100 पूर्णांक प्राप्त करके नंबर 1 पर रहें। नहीं, ये कामना ठीक है, लेकिन अक्सर हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना। तो कामना और व्यवहारिकता में कई बार अंतर आ जाता है। ये तो मैंने कहा ही कि पेपर देने से पहले विद्यार्थी की बहुत हालत खराब रहती है जब तक पेपर हो ना जाए, वो एक एंजाइटी लेवल हाई होता है। एमएच खान साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक चीजों को बहुत करीब से देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। खान साहब नमस्कार, सलाम साहब। सलाम। सीटें 7 हैं लेकिन संदेश बड़ा है जी। इधर आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सक्रियता काफी बढ़ाई, कई दलों से बड़े बड़े विकेट गिरा के अपने यहां लाए जी। और इसी वोटिंग से पहले इसी दौर में बहन जी एक बड़ी राजनीतिक गलती भी कर गई, ये भी इसी दौर की देन है जी। आज उन्होंने उसकी भरपाई करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सियासत को जो लोग जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, एक बार नुकसान हो जाए तो राजनीति में उसकी भरपाई नहीं होती और इतनी जल्दी तो नहीं होती। एक बार तो सजा काटनी पड़ती है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। खान साहब क्या लगता है इन 7 सीटों पर? नहीं देखिए अमिताभ जी, अब चुनाव में सारे लोगों ने दावा तो कर लिया कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। उसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। अब इस बीच में देखिए कोरोना काल में कितनी घटनाएं घट गई, हाथरस की घटना घटी, लखीमपुर खीरी घटना घटी, मोहनलालगंज की घटना घटी, तमाम घटनाएं घटती गई और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेरौता गया। आप देखिए एक बांगरमऊ की चीज जो मैं कहूँगा, जिस जिले से मैं खुद आता हूँ, बांगरमऊ सीट पर मुख्यमंत्री जी 2 बार गए, 2 बार जनसभा किया उन्होंने, एक बार चुनाव से पहले, एक बार चुनाव के बीच में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उनको लग रही है कि अगर ये सीट हम हार जाएंगे तो हम वो साबित नहीं कर पाएंगे जो 1 साल तक हमने उस बलात्कारी को सस्पेंड नहीं किया था, पार्टी से नहीं निकाला था। अगर वहां पर सीट दी जाती है तो ये साबित हो जाएगा कि जो बलात्कारी था वो ठीक था और ये पार्टी जो कर रही थी वो ठीक। तो बड़ी समस्या है, बहुत से लोग बहुत जी जान लगा रहे हैं। और देखिए पार्टियां तो अपने दांव खेलती रहती हैं। और देखिए 3 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सहयोग से, एक बार फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बनी,
और एक बार समाजवादी पार्टी के साथ भी तालमेल इनका 2 बार हुआ। एक बार मुलायम सिंह के साथ हुआ था कि 2.5 साल का हमारा आपका कार्यकाल रहेगा। 2.5 साल जब पूरा हो गया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने मना कर दिया और देश आउटस्टैंड हो गया। तो उनका देखिए, उनकी 4 बार मुख्यमंत्री होना आसान नहीं है किसी भी व्यक्ति के, तो वो रिस्क में कदम उठाती रहती है, रिस्क लेती रहती है। अगर रिस्क में उनको फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं किया तो चलिए, बाकी तो हमको नुकसान कुछ होना नहीं है, जो कुछ मिला नहीं। हमारे पास एक भी सीट नहीं है, अगर तो एक सीट आ गई तो बड़ी बात, तो इसलिए उनको खोने को कुछ नहीं है, उनको रिस्क लेना है 2022 का। ठीक खान साहब, मैं एक बात बता दूं, जो लोग ये व्याख्या कर रहे हैं या करना चाहेंगे, वो लोग राजनीतिक तौर पर थोड़ी सी चूक करेंगे कि बसपा और कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं। हमारे जैसे लोग बसपा और कांग्रेस का मूल्यांकन करते समय चश्मा लगा के उनको मिले वोट के प्रतिशत को देखेंगे। उनकी कसौटी सीट नहीं, वोट का प्रतिशत है। अगर मायावती जी के पास राज्य में 20% वोट है तो दिखना चाहिए। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसने प्रियंका जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में या अजय कुमार लल्लू जी की लीडरशिप में अपने को मजबूत किया है, तो सीट में ना सही परसेंटेज ऑफ वोट में तो दिखना चाहिए। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि हमारी पार्टी तो इम्तिहान से बाहर निकल जाएगी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी ना। अगर वोट मिलेंगे 5000 तो सवाल होगा। इसलिए ये बसपा को भी सोचना होगा, कांग्रेस को भी। जीशान हैदर हमारे साथ है, राजपाल कश्यप भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, उनका भी स्वागत। जीशान हैदर, जो बात मैं खान साहब से कह रहा था बीएसपी के संदर्भ में, वही कांग्रेस पर भी लागू है। आप भी ये कह के नहीं बच पा सकते कि भाई इन 7 सीटों में मेरा क्या लेना देना था ना। या तो चुनाव लड़िए, नहीं लड़ेंगे तो समीक्षा के दायरे में आएंगे। आपको बांगरमऊ में वोट कितना मिला, आपको देवरिया में वोट कितना मिला, आपको नौगांव में कितना मिला, आपको बुलंदशहर में कितना मिला, ये समीक्षा होगी ना। अब वो समीक्षा राहुल गांधी से जुड़ेगी, प्रियंका जी से जुड़ेगी, लल्लू जी से जुड़ेगी। सहमत है मेरी बात से? की बात से सहमत है अमिताभ जी, और समीक्षा होनी भी चाहिए। देखिए अमिताभ जी, 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है, हीरू वाजपेयी जी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बातों में भी आपको दिख गया होगा कि वो आत्मविश्वास नहीं था। उनको भी पता है कि ये उपचुनाव क्या होने जा रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट आने जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये योगी जी का चुनाव है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री काल कैसा चल रहा है। सबको पता है कि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत कुछ इसमें दखल होता है। उसके बाद भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का इस उपचुनाव का दूध का दूध और पानी का पानी 10 तारीख को हो जाएगा। दूसरी चीज अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, इन उपचुनाव में 7 में से आप देखिएगा, सबसे बड़ी बात है परसेंटेज तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको तो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम कम से कम 3 से 4 सीटों में जीत और हार का अंतर आप देखिएगा। 3 से 4 सीटें हम जीत के आ रहे हैं और आने वाले चुनाव में 10 तारीख को आपको दिख भी जाएगा। हमें लगता है आपने भी समीक्षा की होगी कांग्रेस पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव हो रहे हैं, किन सीटों पे कितना अच्छा कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अच्छी तरह पता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कुशासन की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में ये हाल होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल है, मैं खुद कहता हूँ ये सेमीफाइनल है। अगर हम हार रहे हैं तो भी सेमीफाइनल है, हम जीत रहे हैं तो भी सेमीफाइनल है। ये सेमीफाइनल है। ठीक है जीशान जी, ठीक है। मैं राजपाल जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कहूं बहस को व्यवस्थित रखने के लिए। ये कह के कोई कैवियट न लगाए विपक्षी दल कि उपचुनाव तो सत्ता पक्ष का होता है, वहां कलेक्टर की चलती है, कप्तान की चलती है। ये कैवियट मत लगाइए। कैवियट लगाने का मतलब होता है आप कमजोर हैं। सुन जीशान, सुन लो, बात सुन लो भाई, बाबू बात सुन लो। अरे बात तो सुन लो बाबू, मैं बात कहूंगा 16 आने सच कहूंगा और ऐसा तर्क दूंगा जिसका काट नहीं मिलेगी। फिर
नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपकी सुन बात से एक बात सहमत हूं, सुन, लेकिन अरे मैंने सुनो भी यही आ गई कहा, आ गई ताकि आपकी मैं ये बात। कहने का मतलब जिशान हैदर आ गई आपके पास। ये कैबिनेट क्यों नापसंद है मुझे? इसलिए नापसंद है, भाजपा ये सत्तारूढ़ पार्टी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद गोरखपुर में उपचुनाव हुआ, केशव जी के इलाके में उपचुनाव हुआ, फिर पश्चिम में उपचुनाव हुआ, भाजपा हारी। इसी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री हारे हैं। इसलिए ये कह के कैबिनेट मत लगाओ कि अगर जीत जाए तो कह देंगे हमने अच्छा काम किया, और हार जाए तो कह दें ये तो बाई इलेक्शन तो है, सरकार का होता नहीं। ये नहीं, हर चुनाव चुनाव होता है, इसलिए इसको दाएं बाएं मत घुमाओ भाई। आपको याद होगा किस तरह से गोरखपुर का रिजल्ट रोका गया था, आपको याद होगा किस तरह से सरकार इलेक्शन के का बाद चुनाव था, फिर भी आप जीत गए। ट्रांसफर हुआ था। नहीं जिशान ने गलत बात मतलब दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। चाय भी थी ठंडी और आइसक्रीम भी थी, ये मत कहिए। अगर सरकार का चुनाव था तो आप जीत कैसे गए? अगर चुनाव कलेक्टर लड़वाता है तो आप जीत कैसे गए? नहीं मैं एक लाइन कहना चाहता हूं यार, ये मत समझाओ ना मेरे बहस में कम से कम मिनिमम मेरी बात सुन लीजिए और ईमानदारी रखो। मैं आपसे ना मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अमिताभ जी, आपको मुझे अच्छे से याद है उपचुनाव के टाइम पे मैं आपके साथ ही आपके चैनल पे बैठा हुआ था, और आपको भी याद होगा उस दिन गोरखपुर का रिजल्ट कितनी देर तक रोका गया था, और उसके बाद जब ये हारे थे तो किस तरह से अधिकारियों का ट्रांसफर हर जगह का हुआ था, आपको भी अच्छी तरह पता है। तो मेरा कहने का मतलब उसके बाद भी मैंने कहा, अच्छा चल उसके बाद भी मैंने लेकिन मैंने यही कहा अमिताभ जी कि हारने के बाद भी आप देखेंगे तब भी ये हारेंगे। ठीक है, हम जिशान हैदर की पार्टी के अनुरोध पर कांग्रेस को बरी कर देंगे 10 तारीख को, वो एक भी सीट ना जीते तो भी ठीक है, खुश, इतने संतुष्ट हो। लेकिन प्रियंका जी क्या करेंगी वो तो सोचो, हमारे बरी करने से कुछ होगा? लल्लू क्या करेंगे ये तो सोच लो। मान लो हम कुछ बोल भी दे आपको खुश करने के लिए, उससे कुछ हासिल होगा? अगर बसपा को वोट नहीं मिलेगा तो मायावती जी का करिश्मा कहां खड़ा होगा जाके? 22 में कौन टिकट लेने आएगा? ये सवाल नहीं पूछूं क्या? गोल गोल बात नहीं घुमाओ महाराज। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के नेता, राजपाल जी अमिताभ जी, बड़ी चुनौती है 22 से पहले की, और अगर पंचायत चुनाव को हटा दें तो 22 से पहले यही एकमात्र वो छलनी है जिससे चंद्रमा देखा जाएगा 22 का, है ना? यही करवा चौथा भी रहा, यही वो छलनी है 7 चुनाव जिससे 22 का चंद्रमा का कुछ अंदाज लगेगा। सहमत हो भैया कि नहीं? बता दो अभी, ने बाद में जीशान जैसी बात करने लगो आप भी, जीशान भाई जैसी। कोना जी ऐसा है और वैसा है, गोल गोल मत घुमाना जलेबी की तरह। या तो लड़ रहे हो तो को हाँ हम लड़ाई में हैं, और नहीं तो फिर किनारे हो। राजपाल जी अमिताभ जी, ये सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में कहीं न कहीं जो मैं भी बाई इलेक्शन में गया, जनता कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज है वर्तमान में। वो इसलिए नाराज है क्योंकि केंद्र में भी सरकार उनकी, राज्य में भी सरकार है, वो बहुत वादे किए थे। आज गांव में जो धान है, मैंने कई जगह पूछा, खेतों पे लोगों के धान पे पूछा कितने बिक रहा, गांव में पूछा तो 8 और 9 रुपए और 10 रुपए में धान बिक रहा है। 18 रुपए का सरकारी रेट है, और खेत में जानवर भी चल रहे हैं, उनसे भी परेशान है किसान। खाद भी बड़ी मुश्किल से मिली, और जिस तरीके किसान परेशान, नौजवान कहीं न कहीं रोजगार का, अब कहीं न कहीं रोजगार के प्रति वो जागरूक हो गया है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए था। अब वो जाति धर्म से हट के बड़े मुद्दे खड़े हो रहे हैं जी, कहीं न कहीं रोजगार के प्रति। और जो ये लॉकडाउन में और कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हुए, राजपाल कश्यप, 2 बातें हैं। हाँ, आपने कहा जनता भाजपा से नाराज है, मेरा इसी बात से सवाल उठता है, आपसे प्रसन्न है? देखिए कहीं न कहीं जो भी काम या सिस्टम जो बनाया था वो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इन्होंने तो एक भी काम नहीं किया। या जिस क्षेत्र में सड़क, मैं बांगरमऊ में था, बांगर में मान लो सड़क जितनी भी बनी थी वो बनाई, तहसील बनाई, हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी बनाया। तो ये ऐसे ही हर क्षेत्रों में
जो काम किसी भी सड़क पे, किसी भी उत्तर प्रदेश किसी सड़क पे खड़े हो जाओ और पूछ लो ये किसने बनवाई थी, तो निकल के नाम आएगा कि अखिलेश यादव जी के जमाने में बनी। तो ये अच्छा, बांगर यही मऊ, सब राजपाल नीतियां कश्यप, तैयार हो रहे हैं। बांगर मऊ में कल वोट में आज अनु टंडन के सपा में आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे निश्चित तौर पे देखिए, वो वहां की सांसद रही। आज ये कांग्रेस वाले और, कह रहे हैं कि कहीं 5 न लाख कहीं- से हारी थी अनु टंडन साक्षी महाराज से। कांग्रेस के एक नेता हमको टेलीफोन करके कह रहे थे कि भैया कहां फर्क पड़ेगा, 5 लाख वोट से हारी थी साक्षी महाराज से अनु टंडन। तो कांग्रेस कहां 10 लाख से जीती है हर जगह, ये भी तो बताए। कांग्रेस कहां जीती है हर जगह 10-10 लाख या 20-20 लाख से। जी, कांग्रेस अब नहीं कहना चाहिए दूसरे दल का, वो उनका अपना मामला है। ये तो बता दे कौन सी 10-10 लाख से जीत गए। लेकिन ये कांग्रेस भी बीजेपी की मिली हुई पार्टी है। और भाई ये सब भी गजब गजब। राजपाल जी, आपने दोनों को बीजेपी की पार्टी बता दिया, बहन जी की पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। बताओ, तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि अपने साथ 2 अटैचमेंट लेके चल रही है। 2 नहीं 3 लेके चल रही है, अच्छा। और भी छोटे मोटे लोगों को वो गुमराह कर रही है। और पता है सब समाजवादी लो भाई पार्टी को जीशान माननीय हैदर, अखिलेश यादव जी को समाजवादी रोकना चाहिए। पार्टी जो उत्तर सब प्रदेश माननीय की अखिलेश प्रमुख यादव जी विपक्षी को- दल है, वो कह रहे हैं लेकिन- कांग्रेस भी बीएसपी की तरह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसी की मेन फाइल जी। की अटैचमेंट है। अमिताभ जी, ये तो सबको पता ये- है कि आज भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में कौन सी पार्टी लड़ रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकलौते एक नेता है राहुल गांधी जो खड़े होते हैं। राजपाल कश्यप जी बताएं, इनके नेता कितनी बार मोदी जी का इन्होंने विरोध किया है, सड़क पे उतरे पिछले 4 साल में, कितनी बार विरोध किया, कितने अरे, धरने दिए, कितने अच्छा, ये प्रदर्शन बताओ, किए, कितनी बार। ये बताओ, अखिलेश यादव जी, जब समाजवादी जब पार्टी जब हर जब जगह एक लड़ दलित रही है। बच्ची को रात में समाजवादी फूंक दिया पार्टी जाता है, तो के इनके नेता बेचारे लंदन में बैठे घूम रहे होते हैं। ये उस पार्टी के नेता है। ये कांग्रेस पार्टी को कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। ये तो राजपाल कश्यप जी को भी देखिए- पता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार बल कौन सी पार्टी देते आ रही है। खान साहब, भाई समाजवादी पार्टी ने कहा बीएसपी और कांग्रेस दोनों बीजेपी की टीम है। 5 स्टार वाली पार्टी। आप वो जो कहें, देखिए अमिताभ जी, अनु टंडन की बात आई है, जी, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो विधानसभा में चुनाव हो रहा है बांगर मऊ, हाँ, जो पिछला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अनु टंडन को 8,000 वोट मिले थे, और वो भी उसमें 90% मुसलमानों का वोट था। वही मैं कह रहा हूं। वही है ही नहीं है, उनका कुछ है ही नहीं है। और हारने वाले तो टीएन सिंह हार गए थे, कांग्रेस को उस वक्त जंजला चल रहा था, टीएन सिंह हार गए गोरखपुर से। जी, तो हारने का पैमाना ये नहीं है कि सत्ता पक्ष में जो है वो नहीं हारेगा, जो नहीं है वो नहीं जीतेगा, ऐसा नहीं है। ये बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे अभिनेत्री जी कि अगर वोट का परसेंटेज बढ़ा तब तो ठीक, और घटा तो समझो कहाँ जा रहे हो आप। ये बिल्कुल ठीक बात। हीरो वाजपेयी भाई, सारे बिल आप ही के नाम के फट रहे हैं। अब बताइए, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि बीएसपी और कांग्रेस सीधे बी टीम है और बाकी छोटे छोटे दल हैं उनको भी आप लोग दाएं बाएं बहला रहे हो। कितनी टीम बनाओगे महाराज? देखिए अमिताभ जी, विपक्ष उत्तर प्रदेश में विपक्ष उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे के दल में तोड़फोड़ करना, इधर से उधर लाना, उधर से इधर, और जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं उन्हें भी अपने नेतृत्व पर से विश्वास दिख गया है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता के हितों का कार्य कर रही। करोना काल में जनता के बीच में गई। तीनों पार्टी का एक भी बड़ा नेता उपचुनाव में जनता के बीच में जाने की हैसियत नहीं जुटा सका। ट्विटर से पार्टी चलाने वाले ट्विटर से एक दूसरे पे वार कर रहे। इनकी जमीनी हकीकत और कुछ नहीं है। नहीं, बात भी ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले ले। फिर एक सवाल मुझे ठीक लगा हीरो वाजपेयी का, जो मेरे जहन में था कि बहस के दूसरे चरण में उस बात को उठाऊंगा। इस बात को मैं जरूर पूछूंगा कि बाकी दलों के जो सबसे आकर्षक चेहरे थे जनता की दृष्टि में, वो चेहरे इस मैदान जंग में क्यों नहीं उतरे? इस चुनाव को बहुत छोटा मान लिया, या इस चुनाव को गौन केस मान लिया, बोले भाई इसमें कुछ होना जाना नहीं, काहे को चेहरा लगाओ, जो आ जाए समझ लो, प्रसाद समझ के रख लेना। ठीक, 2 ही कारण।
या तो इतना छोटा मान लिया कि मैं कहां उतरूं इसमें, ना ची 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 ची, तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। या ये मान लिया कि मेरे उतरने से भी क्या होगा, छोड़ो जाने दो। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसको भी समझ लेंगे। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव की घड़ी आ चुकी है। कल मतदान होगा और आज की रात और 9 तारीख की रात बहुत भारी रहने वाली है उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि दिल की धड़कनें इसी दिन बढ़ती हैं, क्योंकि कल मतदान होगा और साफ तौर पर सवाल ये होगा कि जनता किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान करेगी। और जब रिजल्ट आता है तो उससे पहली रात को ये लगता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। अमिताभ जी का सीधे चल रहा है, प्लीज सर। जीशान जी, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, बड़ा राजनीतिक चेहरा है। मध्य प्रदेश बाय इलेक्शंस में भी वो नहीं इन्वॉल्व हैं, बिहार इलेक्शंस में भी नहीं इन्वॉल्व हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा के बाय इलेक्शंस जो 1-1, 2-2 हो रहे वहां भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि समय उनके पास रहा होगा पर्याप्त, वो अपने प्रभार वाले राज्य में उतर सकती थी। 7 सीटें हैं, 7 सभाएं कर लेती तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आती ना, कुछ आप लोगों का मनोबल बढ़ जाता। क्यों नहीं उतरे बड़े चेहरे? जीशान जी, जी मेरा सवाल सुना आपने? नहीं सुना, फिर से रिपीट कर दिया, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक, अब आ रहे, सुन लीजिए। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं, वो मध्य प्रदेश बाई इलेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो बिहार इलेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में एक जगह जो चुनाव हो रहा बाई इलेक्शन वहां कहीं सक्रिय नहीं है। इसका मतलब है कि उनके पास समय पर्याप्त था, वो उत्तर प्रदेश में 7 जगह दौरा करती तो थोड़ा आपका भी मनोबल बढ़ता, थोड़ा आपके अध्यक्ष जी का भी मनोबल बढ़ता। गलत कह रहा हूं या सही? क्यों नहीं उतरे? नहीं देखिए, नहीं अमिताभ जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्रों में लगातार जो है गए हैं, मीटिंगें की हैं, और प्रियंका जी लगातार सारे क्षेत्रों में पूरी नजर रखे हुई थी, और लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर उनकी निगाहें थी, और पल पल की रिपोर्ट नहीं, नजर तो अमेरिका के चुनाव पर भी है यहाँ आदमी की, उसका क्या मतलब भैया? नजर तो ट्रंप के चुनाव पे भी है, भागर बहू के आदमी की। नहीं बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, प्रियंका मल्हनी का आदमी हमसे कह रहा था कि हम भी देख रहे हैं कि ट्रंप कहाँ है और बाइडेन क्या कर रहा है। इसका कोई मतलब है? बात सही है, ऐसे चुनाव होता है क्या महाराज? लेकिन नहीं, देखिए कांग्रेस का हर सिपाही हर चुनाव में उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे लगातार चुनाव लड़ रहा था। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, और प्रियंका जी से लगातार दिशा निर्देश आ रहे थे, और हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे। उस तरह से चुनाव लड़ाया जा रहा था। वो प्रदेश अध्यक्ष लगातार हर जगह जा रहे थे, अजय लल्लू जी हर जगह मीटिंगें कर रहे थे, आपको भी पता होगा, हर जगह जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव हम लोगों ने कोई ठीक, जीशान बाबू ठीक है, तारीख को अमिताभ की दूध का दूध पानी का आप ठीक, आपकी कह रहे हैं कि हमारा परसेंटेज देखिएगा, हमारी चीजें देखिए। ठीक, जीशान जी आपकी बात अभी मैं उसका प्रतिवाद नहीं करूंगा, 10 को ही करूंगा जो कुछ टिप्पणी करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उतने बड़े कद का नेता अब नहीं है कोई जो हाथ से 4 लाइन लिख के चिट्ठी जारी कर दे और वोट पड़ जाए। ये गलतफहमी सब लोग निकाल दो कि मार्गदर्शन दे रहे हैं। अरे दर्शन देने में तो सीट नहीं निकल रही, मार्गदर्शन से सीट निकलेगी महाराज। नहीं, अरे सड़क पर घूम रहे तब तो सीट नहीं जीत रही, बोले मार्गदर्शन दे रहे। मार्गदर्शन तो लोग ट्रंप को भी दे रहे हैं यहां से बैठ के, लेकिन ट्रंप की जान तो सांसद में है ना चुनाव में। भैया ये मार्गदर्शन का खेल खत्म हो गया। अब ऐसा कौन गांधी जी जवाहरलाल है यहां कि मार्गदर्शन देने से जनता उससे प्रभावित हो जाएगी? गांव गांव घूम रहा आदमी तब तो वोट नहीं जुट रहा। मार्गदर्शन का काम ठीक नहीं। अब खान साहब वही सवाल आपसे भी समझना चाहूंगा, बड़े लोग क्यों नहीं उतरे? बड़े लोग क्यों नहीं? बहन जी के पास भी कोई काम नहीं, किसी राष्ट्रीय गतिविधि में वो नहीं, किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही। फुर्सत थी, आ सकती थी, 2-4 दिन उत्तर प्रदेश में घूम जाती। नहीं, जनता भी दर्शन पा लेती। नहीं, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, तो
उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा कि हम बाई इलेक्शन में जाएं। अब अक्सर बाई इलेक्शन में नहीं जाती हैं वो, उनका अलग ट्रेंड है, अलग सियासत उनकी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अजब देखिए, हाल है। सवाल इस बात का है कि उनके न जाने के बाद भी देखिए वो परसेंटेज कितना बढ़ता है। ठीक है भैया, बड़े तो वही खान साहब, जी खान साहब मुश्किल ये है, बड़े मेले में न्योता नहीं आता और छोटे में हम जाते नहीं, तब तो हो गई राजनीति। नहीं, बड़े मेले का न्योता नहीं मिल रहा और छोटे में हम जाएंगे नहीं, 2022 तब तो कीर्तन करो बैठ के भैया। 2022 बड़ा मिला रहा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अरे हमने 17 का चुनाव भी देखा खान साहब, हमने 19 का भी देखा। सपा को अलग हटा दो तो 19 का भी रिजल्ट हमको मालूम है। 10 सीटों का वोट मेरे सामने है। देखिए ये जो मिलके मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ जी। अब 2017 में एक मुख्यमंत्री बना, 2 उप मुख्यमंत्री बने। हाँ ठीक है, उस वक्त तो लहर चल रही थी भाजपा की, क्यों नहीं लड़ने गए विधानसभा का चुनाव? क्यों एमएलसी बन गए? कोई सपा से एमएलसी को इस्तीफा दिलवा दे रहा, कोई किसी से दिलवा दे रहा, और एमएलसी बन गए। क्यों बन गए? हिम्मत नहीं पड़ी क्षेत्र में जाने की, क्यों नहीं जाने पड़ी? ठीक ठीक खान साहब, ठीक है। रतन मणिलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं लाल साहब? अरे बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बताइए। हम लोग समझना ये चाह रहे थे, सीटें तो 7 हैं लेकिन इनमें 2 खूबसूरती हैं। एक तो पूरा पश्चिम दोनों जगह का मैंडेट आएगा इन 7 सीटों में, ठेठ पूरब ठेठ पश्चिम, है ना? ये एक बड़ा पहलू है इस चुनाव का। और दूसरा, मायावती जी की स्लिप ऑफ टंग कह ले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं वेटेज दूं तो, कि हम भाजपा के कैंडिडेट को जिताएंगे सपा को हराने के लिए। आज उन्होंने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं, लेकिन डैमेज तो राजनीति में हो जाता है। और डैमेज तो हो गया। इसी समय वो परिदृश्य है जब अखिलेश यादव दूसरी पार्टियों के कुछ बड़े चेहरों को तोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन 7 में से 6 सीट पहले से रखे हुए है, यानी 6 जीतती है तो न बढ़त न घटत, 5 आती है तो नुकसान का संदेश, और 7 जीते तो माना जाए जलवा कायम हुआ। बिल्कुल रतन जी, क्या लगता है आपको, और क्या आपका आकलन क्या कहता है, क्या संदेश होगा इस बाई इलेक्शन का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है अमिताभ जी कि जितनी तैयारी और जितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लिया है, बाकी पार्टियों ने शायद ये इसकी गंभीरता को या तो समझा नहीं, या तो वो ये मान के चल रहे हैं कि लोगों में इतना असंतोष है कि वे बिना कुछ किए उनको सपोर्ट कर देंगे, उनको वोट दे देंगे और उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों में केवल प्रचार की ही खबरों को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने किस तरह का प्रचार किया और अपनी पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाने में कितनी गंभीरता से काम किया। तो इससे मुझे लगता है कि सपा और कांग्रेस और बसपा की ओर से जिस तरह के चुनाव, उपचुनाव ही सही, जिस तरह की मेहनत और जिस तरह के उनके नेताओं में एक लगन दिखना चाहिए था, वो कहीं नजर आया नहीं। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक क्वाइट कॉन्फिडेंस, एक बिल्कुल शांत रह के वो अपना वो दिखा रहे हैं कि उन्हें 5 मिले या 6 मिले, 7 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 या 6 सीटों पर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो यही दिखाता है कि अन्य पार्टियों के इस चुनाव को गंभीरता से ना लेने का फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को बड़े आराम और आसानी से मिल सकता है। रतन मणि जी, मैं बहुत बार हैरान होता हूं जब बड़े राजनेताओं को व्यक्तिगत बातचीत में कहते सुनता हूं, जिसका अर्थ ये निकलता है, ध्वनि ये निकलती है कि बाय इलेक्शन समथिंग छोटी चीज है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है शायद वो लोग, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर है। इसी देश में बाय इलेक्शन में बीपी सिंह जीते, देश की राजनीति बदल गई। इसी देश में बाय इलेक्शन में राम मनोहर लोहिया चुनकर आए, पहली बार जवाहरलाल नेहरू का विरोध संसद में हुआ मजबूती के साथ, उनके खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, फर्स्ट टाइम, जब लोहिया जीतकर आए फर्रुखाबाद से बाय इलेक्शन 2 साल के लिए। इसी देश ने उपचुनाव देखा हेमवती नंदन बहुगुणा का,
बिल्कुल। जब कांग्रेस के 8 मुख्यमंत्री बहुगुणा को हराने के लिए इंदिरा जी समेत, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत 8 मुख्यमंत्री धरना दिए थे वहां, तब नारा लगा हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। उसने भी देश की राजनीति बदली। बाई इलेक्शन छोटा कब से होने लगा रतन मणि जी? अरे बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि बाई इलेक्शन तो एक तरह से समझिए कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा है कि जिसमें पास होने के लिए पासिंग मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं, और अगर इसको गंभीरता से न लिया जाए तो ये नीचे के कैडर तक एक संदेश देता है कि हमारी पार्टी में तैयारी की कमी है, गंभीरता की कमी है, और हम उपचुनावों को कुछ समझते ही नहीं, हल्के में लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी हमेशा से रही है कि वो किसी भी छोटे चुनाव को भी उतनी ही सीरियसली लेती है जितना कि उनका आम चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। ये मुझे लगता है अन्य दलों की ओर से ये एक चूक हो गई किसी तरह की, कि इन आम चुनाव को उन्होंने ये प्रिज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि लोगों में बड़ी नाराजगी है, सरकार से बड़े असंतोष है, सरकार से बहुत खफा है, तो साहब हमें तो वोट देंगे ही देंगे। आपने भी सुना होगा कई अन्य दलों के लोग ये कहते हुए पाए गए कि अरे लोगों में इतनी नाराजगी है, वोट तो भाजपा को मिलना ही नहीं है इस बार। तो इस तरह की धारणा को लेकर अगर बाई इलेक्शन लड़े जाएं तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं उनकी रणनीति की, उनकी स्ट्रैटेजी की कमी है, और उनके यहाँ जो लीडरशिप है उनमें तैयारी की कमी है कि वो बाई इलेक्शन को हल्के में लेते हैं कि इसमें कुछ भी कम ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल मुझे लगता है राजनीतिक अपरिपक्वता का एक उदाहरण है। रतन मणि जी हमारे साथ रहिएगा आप। समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप हमारे साथ है, उनसे प्रश्न पूछते। राजपाल जी, आपने सुना रतन मणि लाल को? वो कह रहे हैं राजनेताओं की अब में परिपक्वता की कमी है, अन्यथा उनको निकलना चाहिए था। जिन कंधों पर पार्टी चल रही उन कंधों को हर चुनाव में आना चाहिए। अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, 7 सीटों पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लगे हुए थे और पूरी पार्टी बाकायदा ड्यूटी लगाई गई थी सबकी, और पूरी ड्यूटी के साथ में विधायक, मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर और एमएलसी सारे लोगों की ड्यूटी सेक्टर वाइज लगी थी। जितनी तैयारी, और एक एक बूथ के नेता से भी लगातार प्रदेश से लेकर और जो हमारे गांव-गांव में चौपाल लगाने का हम लोगों ने छोटी छोटी मीटिंगें की, चौपाल लगा के गांव-गांव भाजपा भी कर रही है, बूथ वाला काम भाजपा भी कर रही, ड्यूटी उसने भी लगाई, कार्यकर्ता नेता उसके भी सड़क पर हैं, फिर भी उनके बड़े चेहरे उतरे ना मैदान में। आप लोगों ने कहा हम लोग केवल दिशा निर्देश से काम चलाएंगे। नहीं, दिशा निर्देश नहीं, हमारी पार्टी के सभी नेता लगे हुए थे। और ये देखिए गांव में एक कहीं न कहीं आज मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को लोग याद कर रहे हैं, चाहे लोहिया गांव हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा गांव हो। अरे तो निकले क्यों नहीं? समाजवादी पेंशन मिल रही। अरे जब याद कर रहे थे ऐसे में जाते तो और खुशी मिलती नहीं, जनता और खुश होती। अगर याद कर रहे थे तो निकलना चाहिए था। नहीं, देखिए अब ये बाई इलेक्शन था, अब इसमें समाजवादी पार्टी के नेता सभी लगे थे। और आपने जो एक बात बताई है, कहा है कि बीजेपी को नुकसान होगा कि फायदा होगा या बराबर पे रहेगा, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। बीजेपी को भारी नुकसान होने जा रहा है इस बाई इलेक्शन में। आप देखना जब परिणाम आएंगे अमिताभ जी, भारी नुकसान का सामना करें, क्योंकि झूठ बहुत दिन नहीं चल सकता। ठीक है, वो तो 10 को राजपाल भाई वो 10 को तय करेंगे, 10 को जनता को तय करने दीजिए, तब हम लोग समीक्षा करेंगे। रतन मणि जी, कमोवेश यही उत्तर कांग्रेस का है, बसपा का है, सपा का है इलाहाबाद में कि हमारे कार्यकर्ता लगे थे, हमारे बड़े नेता लोग मार्गदर्शन दे रहे थे। नूरपुर में जीती। क्या दूरदर्शन और मार्गदर्शन से चुनाव हो जाता है हिंदुस्तान में? रतन मणि जी, पार्टी का काम बोलना है गाँव-गाँव। ऐसा है कि आज भी चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, बड़े नेताओं की उपस्थिति ही पूरे माहौल को बदल देती है। प्रदेश स्तर के बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब तक कोई बड़ा नेता, चाहे वो पार्टी का मुखिया हो या फिर और वरिष्ठ लोग हों, जब तक वो उपस्थित नहीं होते, वहाँ पे
सभा में आए हुए लोग और डायस पे बैठे हुए नेतागण जो कि स्थानीय नेता हैं, उनको लगता है कि अरे हमारे ऊपर हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है, और इस तरह के दूर के दर्शन कर लेने से चुनाव प्रचार में गंभीरता नहीं आती है और इसका प्रभाव कहीं न कहीं चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। जी, बहुत 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 शुक्रिया रतनमणि जी, बहुत अच्छी बात की आपने। खान साहब, हर पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्थिति बारात में दूल्हे की होती है, ठीक? बाकी बारात में फूफा, मामा, मौसा, चाचा, ताऊ सब होते हैं, लेकिन सब बने रहे, दूल्हा ना हो तो बारात में मजा नहीं आता, फिर बारात का मतलब नहीं रहता, नहीं खान साहब? शायद इसीलिए उनको सब लोग बड़ा मानते हैं, उनको कॉर्निश बजाते हैं, इसीलिए ना कि भाई जो बात इनमें है वो हम में नहीं है, इसलिए ये हमारे नेता हैं। खान साहब, नहीं, ठीक बात है, आप कह रहे हैं, सही बात है, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में, पार्लियामेंट के उपचुनाव में जो कैंडिडेट लड़ता है वही दूल्हा होता है, वही नेता होता है। और देखिए, बीएसपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके बहुत जमाने से इनके बूथ वाइज और सब जगह समितियां बनी हुई हैं और समितियों के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं चुनाव, और चुनाव में कभी सफलता असफलता होती रहती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। अब हम देखना हमको है 10 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद तैयारी फिर कैसे हो लोग करते हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो। अब इसमें जो है रिजल्ट आने के बाद ही हम ज्यादा बातें कर पाएंगे। अभी तो जनता के मन में क्या है वो तो कल निकल के आएगा। जी नहीं, अभी कब से, अभी तो बात सिर्फ इतने पे हो रही भैया। खान साहब, मैं हीरो वाजपेयी के पास चलूंगा, एक टिप्पणी छोटी सी करके। खान साहब ने जो कहा जनता के मन में क्या है ये तो 10 को पता लगेगा। अभी बात ऐसी हो रही है कि विद्यार्थी ने इम्तिहान कैसा दिया उस पर चर्चा कर रहे हैं। जब इम्तिहान ही मन से नहीं दिया तो टॉप कर जाएंगे, इसकी उम्मीद रखना भी फिर बेईमानी है। इम्तिहान में पढ़ा हो लड़का अच्छे से तो भरोसा जमता है कि भाई खूब पढ़ा लड़का कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा। अब जो लड़का पढ़ा ही नहीं तब तो सवाल उठेगा, वही मसला है। बाकी तो 10 तारीख को बहस होगी, ठीक से। हीरो वाजपेयी, आपको भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है इस बाय इलेक्शन में प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, ये बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के लिए जो है, ये लोग क्यों नहीं उतरे मैदान में? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है, जनता के बीच में ये पार्टियां बिल्कुल गई नहीं। और जो मोदी जी ने देश के लिए तमाम योजनाएं बनाई वो हमने नीचे तक कार्यान्वित की। योगी जी के रूप में हमारे पास एक चेहरा है जिसका ईमानदार चेहरा है, जो 24/7 काम करता है, जनता के बीच में रहा पूरे उस कोरोना काल में, तो जनता के बीच में जाने की हिम्मत जुटा सका। रही बात की अखिलेश जी, इनको देखिए एडमिशन करा दिया पिताजी ने और सीधे ऊंची सीट पर बैठा दिया, कभी परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी और हमेशा पास होते रहे। वही हाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कि एक परिवार के होने के नाते परीक्षा देनी नहीं पड़ी। रही बहन मायावती जी की बात, तो वो इस समय परीक्षा के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं, तो इसलिए वो भी परीक्षा देने की, जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उन्होंने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। अब देखिए, जनता जनार्दन है, 10 तारीख को किसको कितने पूर्णांक मिलेंगे ये जनता तय करेगी। मेरी अपील है कि अधिक से अधिक लोग वोट डालने निकले और सभी पार्टियों के भाग्य का निपटारा उनके काम के आधार पर करें। जी, एक छोटी सी टिप्पणी तीनों लोगों से लूंगा, राजपाल कश्यप से, जिशान हैदर से और खान साहब से। राजपाल जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि परीक्षा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये चुनाव अमिताभ जी, जनता बनाम सरकार हो रहा है जी, और जनता सरकार को हराना चाह रही, और जनता देख रही कौन विकल्प के रूप में सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश में। वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने खूब परीक्षा दी है और खूब बूथ तक परीक्षा दी है। वो वही प्रश्न जिशान भाई से ले लो। ठीक है राजपाल भाई, ठीक है। जिशान हैदर साहब, जिशान हैदर साहब, वही सवाल। बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी आए यहाँ पे चुनाव लड़ाने? नहीं आए।
आपकी उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। और मुझे लगता है अजय लल्लू जी और कांग्रेस का यहाँ पे संगठन अपने आप में काफी है इन उपचुनाव में अपनी अच्छी से अच्छी जीत के साथ, और जीत अच्छे से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ। और ये चुनाव आपको राजपाल कश्यप जी ने बिल्कुल सही कहा, ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस सब है। भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए योगी ज्यादा हो जाता है। आदित्यनाथ इस पर तो 10 को बात करेंगे जिशन, इस पर 10 को बात करेंगे कि रिजल्ट आ जाए एक बार। अभी सिर्फ बात इतने पर हो रही है, इम्तिहान किसने कितने मनोयोग से दिया, अब बहस आज उतने पर ही है। खान साहब, वही सवाल जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इम्तिहान में बैठने की हिम्मत ही नहीं जुटाई ताकि यश अपयश दोनों से बचो। मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्यों नहीं जुटा पाए? जी, ये सवाल भी तो है। ठीक बात। ये कहने चुनाव जनता के बीच में लड़ने के लिए क्यों बैकडोर से आ गए मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री? जी, ये भी सवाल उठाइए सर जी। ठीक ये बात। क्यों नहीं गए लोग? अब आप दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और शमशान घाट कब्रिस्तान ये बातें कर रहे हैं। जी, क्या कर रहे हैं? कराना नहीं होगा। ठीक। उपचुनाव का उसका नाम है मैनिफेस्टो है कि ठीक है खान साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। अमिताभ जी के पास चल रहा है, प्लीज सर, संपादकीय टिप्पणी। खान साहब की बात से मैं बात शुरू करूंगा। उदाहरण हमेशा वो लेने चाहिए सार्वजनिक बहसों में जो मजबूत हो, जो अकाट्य हो, जो धारदार हो, जो टिकाऊ हो। मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो हमेशा उच्च सदन से आई। क्यों भाई, वो क्यों नहीं लड़ी? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी विधान परिषद से ही रहे। इसलिए तर्क वो आए जो टिके, लड़े, जूझे, जीते, तो आनंद आता बहस में ज्यादा। मसला ये नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनमें कुछ उनके विरोधियों को समस्याएं लगती रही होंगी, लेकिन मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार और योग्य प्रधानमंत्री रहे। वो 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, वो जनसदन से नहीं आए ना, वो उच्च सदन से आए। और रहे भारत के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, गुजराल, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं। उसमें ये कहना, अब अगर मैं ये कहूं कि मायावती जी कहीं से जीत नहीं सकती थी, इस डर से वो विधान परिषद गई, तो ये कहना जाती हो जाएगी मायावती जी की पर्सनालिटी के लिए। बिल्कुल। एक बार जब वो 207 जिता के लाई थी 208, तो स्वाभाविक है खुद तो जीती जाती। अगर अखिलेश जी 225 जिता सकते हैं तो खुद भी जीत सकते हैं। इसलिए यह कहना शोभनीय नहीं कि जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक तो यह प्रश्न। दूसरी बात, मुझे लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा 10 को बात होगी, लेकिन मैं एक सिद्धांत की बात कहता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हर चुनाव को सिरमाथे लेना चाहिए। मेरे एक डॉक्टर मित्र ने एक बार कहा था कि अग्निहोत्री जी, कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन मेजर होते हैं। एक कट भी गलत लग जाए तो पस पड़ जाए और सेप्टिक हो जाए तो आदमी निकल ले। मैंने कहा बात ठीक है। वैसे ही मैं कहता हूं, राजनीति में कोई चुनाव छोटा नहीं, हर चुनाव का एक संदेश है, हर चुनाव का एक मैसेज है। पार्टी की सेहत पर उसका असर पड़ता है, पार्टी का ईसीजी उससे फ्लक्चुएट करता है। चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे सामान्य चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई हो। इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव भी संदेश देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव संदेश देता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव भी संदेश देता है।
क्यों लगते हैं इतने बड़े बड़े नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में? भाजपा और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े चुनावी प्रबंधक लगते हैं उसमें। जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को देखा होगा वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक संदेश है। देश भर से आया हुआ बच्चा वहां है, वो वोट डालता है तो देश के मानस का अंदाज लगता है कि देश कहां खड़ा सोच रहा है। उसका एक सैंपल सर्वे होता है। और ये चुनाव तो पूरब से पश्चिम तक जनादेश दिखाएगा झलक। बिल्कुल। बुलंदशहर, नौगवा, अमरोहा और ठेठ पूरब देवरिया, जौनपुर। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण था। और जिन लोगों को भी राजनीतिक व्यक्तित्वों को ये लगता हो कि ये चुनाव छोटे होते हैं, हमारी हैसियत के लिए ठीक नहीं, ये सोच लोकतंत्र के मूल चरित्र के खिलाफ है। जनता को जहां वोट डालना है वो बैटल आपको छोटा लगता है और आपको लगता है कि नहीं हम तब निकलेंगे जब कुरुक्षेत्र होगा। नहीं, 3.5 लाख आदमी औसतन वोट देगा एक पार्लियामेंट्री बाय इलेक्शन में। छोटा इलेक्शन कैसे हो जाएगा? और सब ये मान रहे हैं कि हमारी पूरी पार्टी लगी। और अगर इतना ही छोटा इलेक्शन है तो फिर पूरी पार्टी क्यों लगी? फिर क्या करते हैं? वो उम्मीदवार से कहते हैं कि बेटा ठीक है लड़ो, बाकी मार्गदर्शन हम देते रहेंगे टेलीफोन पर। ये लोकतंत्र के मिजाज से मेल नहीं खाती बात जी। पार्टी का मनोबल बढ़ाना पार्टी के नेता का दायित्व है। जीशान हैदर का मनोबल बढ़ता अगर उनके प्रियंका जी खड़ी होती। अब अगर आप बहस के लिए बहस करेंगे तो फिर उसमें मैं ज्यादा नहीं उलझूंगा, लेकिन ये सच है कि लल्लू जी मेरे मित्र हैं, लेकिन लल्लू जी और प्रियंका जी के चेहरे को इक्वेट नहीं कर सकते। मायावती जी के चेहरे को बसपा में किसी से तुलना की जा सकती है क्या? अखिलेश जी के चेहरे की सपा में किसी से तुलना हो सकती है क्या? इसलिए मैं कहता हूं अपने जड़ाऊ नगीनों को उतारना चाहिए। पार्टी में संदेश तो जाए। आत्मविश्वास की कमी भी कई बार उतरने से लोगों को, बड़े नेताओं को रोकती है। दो ही परिस्थितियां बनती हैं, या तो उनको यह लगे कि मेरी हैसियत के अनुकूल नहीं, या ये लगे कि यहां उतरना ठीक नहीं। दोनों ही स्थितियां पार्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपसे विमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि मन की हार अगर होती है तो जीत पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मन के हार है, मन के जीते जीत। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव और लगभग 24 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे कल मंगलवार को, और 88 उम्मीदवारों का फैसला होगा, उनकी किस्मत का फैसला होगा। तमाम उम्मीदवारों के लिए शुभकामनाएं और आपके लिए भी शुभकामनाएं। जनता के लिए, मतदाता के लिए बेहतर उम्मीदवार चुनिए और मतदान करने के लिए कल जरूर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।